है। इस चैनल की तरफ से मैं आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। पूरे उल्लास के साथ दिवाली मनाइए, किसी के भी कहने में मत आइए कि पटाखे मत फोड़ो, ये मत करो। जैसे मनती आ रही थी ना दिवाली, वैसे ही मनाइए। आपको इससे एक राज भी खोलती हूँ जो शायद मैंने किसी चैनल पर अभी तक नहीं बताया। जब देश में थी दिवाली, वे खेल रहे थे होली, और जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। प्रेम भक्ति भावना में विश्व भी पिएगी हंस, गाएगी तो मीरा से दीवानी बन जाऊंगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बने जाऊंगी। धर्म की आड़ में न कोई कारोबार करते हैं, वो कोई कौम की चौखट झुका देते हैं सर अपना। हम हिंदू और मुसलमान को बराबर प्यार करते हैं। लेकिन जो लोग आग लगा रहे हैं, मैं उनको ये चेतावनी देती हूँ कि अगर जो इस तले तुमने लगाई आग मजहब की, हरा हो या हो केसरिया झुलस जाएगा दरा। रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। कि रानी खेत से निकली रानी, अल्मोड़ा ये कह निकला हुआ। जब गौरी के नैना बरसे तब ये नैनीताल हुआ। देव पहली पहल हम गईनी शहरिया, कितना प्यार देश करता है ये उनको बतला देना। नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलय सिंह और आज हमारे साथ हैं जानी मानी कवयित्री गौरी मिश्रा जी। गौरी मिश्रा जी, स्वागत है आपका। मूल रूप से तो उत्तराखंड नैनीताल की रहने वाली हैं, लेकिन झारखंड से भी इनका संबंध रहा है और अक्सर कई कार्यक्रमों में ये झारखंड आती रही हैं। अभी झारखंड सरकार ने पहली बार बाबा कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा जो है, जिनका सालाना उर्स होता है, उसमें पहली बार सूफी महोत्सव का आयोजन हुआ और उसमें मुशायरा भी हुआ, उसमें कव्वाली भी हुई, उसमें सूफी गायन भी हुआ। और इस मुशायरे में भाग लेने के लिए विशेष रूप से आई हैं और मुशायरे में भी शिरकत की है। और ये हमारा सौभाग्य, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे स्टूडियो में आप पधारी हैं। स्वागत है आपका गौरी जी। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों। मेरे बारे में मैं क्या बताऊं, रांची ने जब से मुझे आशीर्वाद दिया है, रांची के लोगों ने, मैं हर साल रांची आती हूं कवि सम्मेलन के कारण ही। और मुझे याद है 2015 से मैंने अपने साहित्यिक सफ़र की शुरुआत की थी। 2016 में जब मैंने पहली बार कदम रखा कवि सम्मेलन के रूप में रांची की धरती पर, उसके बाद से मेरे कदम रुके नहीं। मेरे लिए बहुत एक सौभाग्यशाली धरती रही है। मेरा टर्निंग पॉइंट झारखंड रहा है, इसलिए झारखंड से मेरा बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। और झारखंड मतलब रांची, जमशेदपुर, तो पूरे झारखंड ने मुझे प्यार दिया है। झारखंड और उत्तराखंड एक साथ ही लगभग आगे पीछे ही बने थे, तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की जो बहन है वो यहाँ अपने भाई झारखंड की माटी को मस्तक से लगाने आती है और वही प्यार यहाँ के लोग मुझे देते हैं। सबसे बड़ी बात, रांची का मौसम हमेशा सुहावना रहता है, तो मुझे ज्यादा अंतर नैनीताल और इसमें लगता नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उससे भी बड़ी बात, मैं जानती नहीं थी कवि सम्मेलन क्या होता है, मैं ज़्यादा साहित्यिक विधाएं भी नहीं जानती हूँ। अब कोशिश कर रही हूँ, जब से मैं ये जान पाई कि मैं जो टूटा फूटा भजन लिखती थी, जो मैं टूटे फूटे अपने श्री कृष्ण के लिए गीत लिखती थी, उसको कविता कहते हैं, उसको गीत, उसको श्रृंगार, उसको प्रेम कहते हैं। ये मंचों पे जाकर धीरे धीरे सीखा और सोशल मीडिया ने काफ़ी मदद की। फेसबुक वगैरह पे मैं अपनी कुछ 2-3 पंक्तियाँ डाल देती थी, तो वहाँ से मुझे कवि सम्मेलन के और ऑल इंडिया रेडियो में मुझे भजन गाने के लिए बुलाया गया। वहाँ से मेरा साहित्यिक सफ़र प्रारंभ हुआ। अगर बात करें तो क्या आपके घर में कोई ऐसी पृष्ठभूमि रही, साहित्यिक पृष्ठभूमि, जिससे कि आपको प्रेरणा मिली? कभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। हाँ, मेरी मम्मी थोड़ा सा रामायण और गीता के श्लोक हमेशा पढ़ती रहती हैं, वो काफ़ी धार्मिक रही हैं। उससे ये प्रेरणा मिलती थी कि मम्मी जो कुछ भी पढ़ती थी ना, तो उनको सुन करके वो मैं अपने शब्दों को कोई भी फिल्मी धुन उठा करके, जिसको पैरोडी कहते हैं, उस पर वो पूरा भजन लिख देती थी मैं। और जो भी हमारे मोहल्ले में आसपास में जब नवरात्रि के कीर्तन होते थे, तो मुझे बहुत अनोखे तरीके से बुलाया जाता था, क्योंकि अलग अलग भजन मैं ही वहाँ सुनाती थी। तो ये प्रेरणा तो मैंने अपनी माँ से ली, लेकिन हाँ, साहित्य के नाम पे ऐसा कोई घर में माहौल नहीं मिला मुझे। तो फिर आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपने लिखना शुरू किया? प्रेरणा मैं बता रही हूँ, मैं जो भी भजन लिखती थी या पैरोडी लिखती थी, तो ऑल इंडिया रेडियो में एक बार मेरे पापा ने ही मेरी कुछ लिखी हुई रचनाएं ऐसे ही वहाँ पोस्ट कर दी, जो सिलेक्ट हो गई। और वो नव युवाणी में मुझे बुलाया गया कि 5 भजन आपको अपनी तरफ से लिख करके वहाँ पे पढ़ने हैं। तो इससे सिलसिला शुरू हुआ कि मैं भजन लिखने लगी। और भजन में कहते हैं कि हम भक्ति रस में लिखते हैं, और उसको अगर हम श्रृंगार रस में लिखेंगे तो वो प्रेम ही है,
फिर चाहे आप ईश्वर से करें या इंसान से करें, तो प्रेम को लिखना है। अगर उसमें से अगर हम राम को हटा दें तो कान्हा को लिख करके हम श्रृंगार बना सकते हैं। तो मैंने लिखा कि कृष्ण की निगाह, मैंने छंद में जब सबसे पहले शुरुआत की कि कृष्ण की निगाह से निहारा जो तनिक भी, तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाऊंगी। प्रेम भक्ति भावना में विश्व भी पिएगी हंस, गाएगी तो मीरा से दीवानी बन जाऊंगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाऊंगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएंगी। क्या बात है, आपका नाम भी इसमें आ गया और आपका जो संदेश है वो भी गया। आपने अभी एक बात की विधाओं की, तो अगर हम बात करें तो कौन सी विधा आपको अच्छी लगती है? छंद मुक्त या छंद युक्त, या फिर कई कवि या कवियत्री ऐसे भी हैं जो कि कहानियां भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, गद्य भी लिखते हैं, तो आपने किन किन विधाओं में कुछ लिखा है? मैं तो ये मानती हूँ कि हम समसामयिक, अगर हम मंच के परफॉर्मर हैं, क्योंकि मुझे तो देखिए साहित्य की नॉलेज तब से मैंने लेनी शुरू की, या मुझे लगा कि मैं लिखती भी हूँ, ये तब मुझे पता चला जब मैंने कवि सम्मेलन प्रारंभ किए। तो मैंने कवि कवित्रियों को सुना, मैंने अंजुम रहबर जी को सुना, जो मंच पर उस वक्त काफ़ी प्रसिद्ध हैं आज भी, कीर्ति काले जी, अनु सपन जी, इनको मैंने सुना, कुमार विश्वास जी को सुना। तो वहाँ से मुझे पता चला कि सबसे पहले हमें जनता के मन की बात को कहना है। तो अब इसमें क्या विधाएं हैं क्या नहीं है, मैंने हमेशा जनता के मन की बात को कहने की कोशिश की। चाहे मैं कारगिल की धरती पे भी गई, टाइगर हिल के सम्मुख मैंने जब कविता पढ़ी, तो मुझे लगा कि सैनिक भाइयों के पास वहाँ सब कुछ था, लेकिन वहाँ बेटी नहीं थी उनकी, वहाँ उनकी माँ नहीं थी, बहन नहीं थी, परिवार से तो मैंने वहाँ पे भी उनके लिए वो भाव लिखने की कोशिश की कि वो याद करके रो पड़े थे। तो ये मेरे लिए गर्व की बात होती है कि मैं किसी के मन की बात कह सकूं। तो मुझे नहीं लगता कि कबीरा ने भी कुछ विधा पढ़ी थी, उन्होंने तो वही लिखा जो अपनी भक्ति में, अपने प्रेम में उन्हें जो दिखता था, जो समाज में दिखता था, वो उसको लिखते थे। तो मैं भी अपने भाव जनता के भाव से मिला करके जो शब्द बनते हैं, जो गीत बनता है, जो कविता बनती है, वो दुनिया के सामने रखती हूँ। जैसे आपने कहा कि आप समसामयिक विषयों पे लिखती हैं और जो आपको प्रेरणा मिलती है वो वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर, जैसे आपने कारगिल के टाइगर हिल में जाकर कविता पढ़ी, तो ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होगा आपके लिए। तो अभी आपने फिलहाल में जो समसामयिक घटनाओं के ऊपर या जो अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके ऊपर अगर कुछ लिखा है तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को वो जरूर मैं सुनाएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका ये जो चैनल है इसका नाम है लगातार, मैं आप लोग को धन्यवाद इसलिए कहना चाहती हूँ। धन्यवाद मैं पूरी राज्य और झारखंड की सरकार को कहना चाहती हूँ। मैं आज जो मैंने 4 पंक्तियाँ पढ़ी वो इसलिए पढ़ी क्योंकि मैंने देखा सूफी महोत्सव में हिंदू बेटी को बुलाया गया। जी, ज्यादातर कलाकार जो थे वो हिंदू ही हैं। अभी जो गायिका भी आई है बॉलीवुड सिंगर, वो भी हिंदू हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, एक बहुत बड़ा संदेश है जनता को। जिस तरीके के हालात हमारे देश में हो रहे हैं, उसके लिए मेरे को लगता है सूफी महोत्सव सबको दिखाया जाना चाहिए। तो तब मैंने 4 पंक्तियाँ पढ़ी कि हमारा देश क्या है और क्या दिखा करके, बरगला करके आपस में लड़ाया जा रहा है। हमारा देश वो है, हम लोग कैसे हैं कि वहाँ रहते नहीं हैं हम जहाँ जयचंद बसते हैं, हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद रहते हैं। लेकिन मैंने ये बात आज इस मंच पे मैंने जो हालात देखे, लेकिन हम क्या भारतीय थे और हमें क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, तब मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी कि कोई मजहब हो हम लोगों के दिल तक वार करते हैं, धर्म की आड़ में न कोई कारोबार करते हैं, हो कोई कौम की चौखट झुका देते हैं सर अपना, हम हिंदू और मुसलमान को बराबर प्यार करते हैं। ये मैंने आजकल के हालातों पे यहाँ के सूफी महोत्सव में पढ़ने की कोशिश की है। कितनी असरदार होगी, कितना आप इसे लोगों तक पहुँचाएंगे, और ये मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हिंदुस्तान का परचम सजा है 3 रंगों से, चमन में उड़ रहे हैं हम मगर बेबस पतंगों से। लेकिन जो लोग आग लगा रहे हैं, मैं उनको ये चेतावनी देती हूँ कि अगर जो इस तले तुमने लगाई आग मजहब की, हरा हो या हो केसरिया झुलस जाएगा दंगों में। बिल्कुल, बहुत समसामयिक घटनाओं के ऊपर आपने बहुत सही लिखा है और इसमें एक संदेश भी छुपा हुआ है। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि हर एक कवि का एक कोई आदर्श होता है, कोई एक आइडियल होता है जिसको वो फॉलो करता है, जिसका वो अनुसरण करता है। तो आपके जो मनपसंद हैं या जो आपके आदर्श हैं वो कौन कौन है? देखिए, मैं जब इस क्षेत्र में आई, फेसबुक के माध्यम से मुझे पहला कवि सम्मेलन काशीपुर से डॉक्टर मनोज आर्य जी ने मुझे आमंत्रित किया था। वहाँ से फिर ये यात्रा मेरी थमी नहीं। कवि सम्मेलन के लोगों ने मुझे बहुत दिल से बुलाया और जनता ने इतना सपोर्ट किया, इतना मुझे सराहा, मेरी कविताओं को
सुधारते सुधारते आप इतनी तारीफ करें तो ये मुझे अच्छा लगता है कि कितना सुधार जनता के साथ उनके सामने जाने में ही आता रहा। कोई इसकी ट्रेनिंग अलग से कोई नहीं ले जी। सकता कविता लिखने की। लेकिन हाँ, मैंने जब मंचों पे मैं आई तो जनता को किस तरह से अपनी कविताओं से जोड़ना है, वो मैंने यूट्यूब वगैरह से या उनकी कुछ पुस्तकें पढ़ के, जैसे अंजुम रहबर जी, मैं उनको बहुत मानती हूँ और उनकी काफ़ी कविताओं को मैं सुनती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ। और अनु सपन जी हैं, कीर्ति काले जी हैं हमारे काव्य जगत की, और वसीम बरेलवी जी, मैं उनको भी बहुत सुनती हूँ। जो ये हमारे इस वक्त जिनके सानिध्य में हमने पढ़ा है, तो मेरा ये मानना है कि हमें समय के हिसाब से उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो समय की ज़रूरत है। तो मैंने इस तरह पुरानी बात नहीं की, आधुनिक मीरा की बात नहीं की, जी। जिनको मैं पढ़ती तो हूँ। मैं नीर बरी दुख की गगरी, महादेवी वर्मा जी, महादेवी। मैं उनको भी बहुत पढ़ती हूँ। लेकिन मैंने जो सीखा है इस वक्त, जिनको मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ आज के हिसाब से, वो अंजुम रहबर जी हैं। मैं उनको जी। ही मतलब देखा जाए तो काफ़ी कुछ मैं उनको, मतलब उनकी ही एक बहुत प्रसिद्ध गीत की धुन पे मैंने जब गीत लिखा था कि जिसमें मैंने पूरे उत्तराखंड का वर्णन किया था। रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में, भीगे सपने भीगी यादें भीगा ये तन मन, रिम झिम बरसे बदरा सावन में। ये गीत काफी पॉपुलर हुआ। मैं चाहूंगा और एक अंतरा और इसका इसमें मैं शुरुआत करती हूँ। मैंने पूरे कुमाऊं का इसमें वर्णन किया है, और जब भी किसी को लगे कि वो नैनीताल नहीं गया, वो मेरे इस गीत को सुन ले कि रानी खे से निकली रानी, अल्मोड़ा ये कह निकला, काजल, मेरा एक नाम काजल भी है घर का, काजल की आंखों का काजल फिर पानी में बह निकला, हल्द्वानी की बिजली चमकी चौंक गया मौसम, रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में, देव भूमि का कोना कोना देखो माला माल हुआ, जब गौरी के नैना बरसे तब ये नैनीताल हुआ, देव भूमि का कोना कोना देखो माला माल हुआ, जब गौरी के नैना बरसे तब ये नैनीताल हुआ, ऊंची नीची सड़कों के संग धड़के धक धड़कन, रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। बिल्कुल, आपने में यहाँ बैठे बैठे पूरे नैनीताल की, चाहे हल्द्वानी कहें, रानीखेत कहें, नैनीताल कहें, तो मैं चाहूंगा कि आप उत्तराखंड की हैं और हल्द्वानी का, नैनीताल का, रानीखेत का जिक्र आया, तो मैं चाहूंगा कि एक आप या तो कुमाऊनी, अब क्योंकि कुमाऊं की हैं तो कुमाऊनी भी या गढ़वाली या जो भी सुना। देखिए बात ये है, बिल्कुल ये तो काफी खास है, ये काफी खास है। ठंडो रे ठंडो मेरो पहाड़ के हवा चले ठंडो ठंडो। लेकिन मेरी जो मनपसंद पंक्तियां हैं मैं बताती हूँ आपको। मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, मैं जब मैं भजन नहीं पढ़ती थी ऑल इंडिया रेडियो में, उससे पहले मैं कुमाऊनी गढ़वाली एक्ट्रेस भी रह चुकी हूँ, और उससे पहले मैंने काफ़ी सारे प्रिंट मीडिया के इवेंट भी मैनेज किए हैं, चाहे अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जितने भी फेमस प्रिंट मीडिया उत्तराखंड के थे, तो मैं उनके इवेंट मैनेजर थी। उस दौरान मैंने एक कुमाऊनी सॉन्ग पे एक बहुत अच्छा एक्ट किया था एज अ लीड रोल में, तो वो सॉन्ग की पहली पंक्ति मैं आपको सुनाती हूँ। यो पहाड़ा बसनी म्यारा पराणा, यो पहाड़ा बसनी म्यारा पराणा, यो छ मेरी जन्म भूमि महाना, यो छ मेरी जन्म भूमि महाना, यो पहाड़ा बसनी म्यारा पराणा। और आपको इससे राज भी खोलती हूँ जो शायद मैंने किसी चैनल पर अभी तक नहीं बताया। नैनीताल मेरी जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है, लेकिन मैं बिलोंग करती हूँ आजमगढ़ से। अच्छा, हाँ जी, यूपी आजमगढ़। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए मैं भोजपुरी को भी बहुत पसंद करती हूँ। हमारे घर में भोजपुरी मेरे मम्मी पापा बोलते हैं, तो उसके मैं एक गीत जो बचपन से स्कूल में परफॉर्म करती थी, उसकी एक पंक्ति सुना देती हूँ भोजपुरी में कि पहली पहल हम गईनी शहरिया, आहा गईनी शहरिया, पहली पहल हम गईनी शहरिया, आहा गईनी शहरिया, अमुआ की डाली पे बैठी कोयलिया, कूकू कहे कब आइए सजनवा
सैया के कौना खबरिया आहा गईनी शहरिया पहली पहल हम गईनी शहरिया आहा गईनी शहरिया। बहुत खूब। आपने तो हिंदी तो खैर आप लिखती ही हैं, लेकिन मेरा मन है कि मैं कुमाऊनी और भोजपुरी में भी जल्द ही कुछ ना कुछ लिख करके अगले इंटरव्यू में आई तो वो अपना ही लिखा हुआ सुनाऊंगी। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी जो पैतृक भाषा है भोजपुरी उसमें भी कुछ गीत लिखूं और जो मेरी कर्म भूमि की भाषा है कुमाऊनी जिनके बीच में बचपन से पली बड़ी हूँ उस पर भी मैं कुछ लिखूं। मेरा चलिए, सपना बिल्कुल। है। और हम चाहेंगे कि आप नागपुरी जो कि झारखंड की जो भाषा है उसमें भी आप कुछ लिखें, अरे, क्योंकि ये तो काफी सौभाग्य होगा। ये नागपुरी भोजपुरी और जो पहाड़ों की जो भाषा है वो काफी मिलती जुलती है। और क्या जो बात है। इसका जो संगीत जो लोक संगीत है, हाँ, वो चाहे आप कुमाऊनी सुने या नागपुरी संगीत सुने तो एक एक रूपता उसमें आपको अच्छा मिलती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात। ये आपने मुझे एक नई दिशा दे दी है, एक लिखने का एक नया मुकाम दे दिया है कि मैं भोजपुरी कुमाऊनी के अलावा नागपुरी में भी कुछ झारखंड की भाषा से क्योंकि आप मिलता एक जुलता अच्छी कुछ गायिका लिखूं। भी हैं जो भी आपने जी, गाने बिल्कुल। सुनाए, तो नागपुरी में भी बहुत सारे गाने हैं, तो हम चाहेंगे आप उनको भी सुने बिल्कुल, और उसमें भी कुछ लिखें अगली बार पक्का। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज अभी पूछना चाहूंगा कि अभी परिस्थितियां जो चल रही हैं, चाहे देश की हो चाहे आप यूपी की हैं, तो यूपी में तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। आपने पहले भी कहा था कि जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या संदेश देंगे आप अपनी कविता के माध्यम से? देखिए, मैंने जो एक मैसेज देना था, संदेश देना था, वो पहले मैंने दे दिया कि ये हिंदुस्तान का परचम सजा है 3 रंगों से। अगर ये दंगों की लड़ाई, ये मजहब की लड़ाई इसने भयंकर रूप ले लिया ना, तो कोई ये सोचे कि हमारा धर्म बच जाएगा तो ये गलतफहमी में है। कोई भी धर्म नहीं बचेगा और किसी चीज़ की अति जब हो जाती है तो उसका अंत निश्चित है। तो अंत होने से पहले ही हमें आपस में मिल बांट के रहना होगा और हमें आपस में लड़ने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो जो दुश्मन तैनात हैं सरहद पे उनसे कौन लड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं तो बस केवल ये कहना चाहूंगी कि प्यार को बांटते चलिए। हम आपस प्यार में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। बिल्कुल। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें आपस की लड़ाई को भुला करके सरहद पे जो सैनिक तैनात है ना उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए। और वो हमारे लिए सोच रहे हैं जिस कारण हम अपने सारे 30 त्योहार मना रहे हैं। और पुलिस वर्दी धारण के हमारे भाई वो सारी ड्यूटी छोड़ के संडे को उनकी दुगनी ड्यूटी हो जाती है। तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इस दिवाली पे आप मिट्टी के दिए तो ले ही रहे हैं, स्वदेशी कार्य आप कर ही रहे हैं, साथ साथ ये ज़रूर कीजिए, आसपास देखिए कि शहीद का कौन सा घर ऐसा अधूरा है जहाँ शायद दिया ना जले जी, जहाँ शायद दिवाली ना मने, वहाँ आप जाइए। थोड़ी देर के लिए ये मजहब से दूर हो जाइए, ये मत देखिएगा वो हिंदू का घर है मुस्लिम का घर है, लेकिन आप उसके घर में ज़रूर जाइएगा। और तब ये 4 पंक्तियाँ मैं कहती हूँ कि उन सैनिकों को हमें क्या बताना चाहिए, क्या इस बार दिवाली में हमें करना चाहिए। कितना प्यार देश करता है ये उनको बतला देना, उनको मतलब सैनिक को कितना प्यार देश करता है ये उनको बतला देना, उनकी कुर्बानी के आगे अपना फर्ज निभा देना, जो सरहद पर प्राण लुटा कर देश को रोशन करते हैं, एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुंचा देना, एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुंचा देना, ताकि जो एक उदासी उनके घर में हो वो दूर हो जाए। तो ये मेरा निवेदन सभी देशवासियों से है कि इस बार आपके आसपास कोई भी शहीद का परिवार हो तो उनके पास जरूर जाएं, उनका हालचाल पूछें। हम कुछ भी नहीं कर सकते जो उन्होंने हमारे लिए कर दिया है, लेकिन इतना तो जरूर करें। सम्मान बहुत बड़े बड़े मिलना बड़ी बात नहीं होती, थोड़ा सा अपनापन मिल जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। जब देश में थी दिवाली वे खेल रहे थे होली, और जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। कवि प्रदीप ने ये लिखा था और वो आज भी समसामयिक है। और आपने जो संदेश दिया है, हम चाहेंगे लाइव लगातार के माध्यम से कि जो संदेश गौरी जी ने दिया है कि भाई आपके आसपास जो भी शहीद के परिजन है, या फिर मैं तो ये भी कहूँगा कि जो सैनिक जो है, जो अपने घर से हम दूर जब हम दिवाली मना रहे होते हैं अपने घरों में, तो वो हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, तो उनको भी आप शामिल कीजिए अपनी खुशियों में और उन्हें भी मिठाइयाँ दीजिए, उपहार दीजिए। ये बहुत अच्छा विचार आपने दिया है और इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि क्योंकि कई राजनीतिक दल भी हैं जो कि कवि और कवित्रियों को अपने मंचों में लाते हैं
और चाहे वो फिल्मी कलाकार हों या गीतकार हों या गायक हों। आजकल ये भी अच्छा जी। तरीका निकाला है अपने आप को उन लोगों ने समाज के सामने अच्छा साबित करने के लिए। तो इसमें देखिए उनकी गलती नहीं, गलती साहित्यकारों की है, कलमकारों की है। अपनी कलम को बेचना नहीं चाहिए। हम अपनी कलम को जनता के लिए कुछ भी उनको लिख करके उनको संतुष्ट करें, वो चलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिक पार्टी में स्पेस मतलब खास तौर पे आप जा करके कुछ उनके लिए ही ऐसा बोले जो जैसे वो ऐड करते ना क्रीम वगैरह के। अभी वो गुटखे के ऐड में अक्षय कुमार भी आने लगा है, शाहरुख खान भी आने लगा है, और जबकि गुटखा कितना हानिकारक है। तो वही चीज हमारे, काफी हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो आ रहे पैसे के लिए, जी। नेम फेम के लिए। तो वही चीज हमारे आजकल के अखिल भारतीय कवि मंचों पे कुछ कलमकार कर रहे हैं, जरा सी पब्लिसिटी के लिए, जरा से नेम फेम के लिए वो अपनी कलम को, अपने गीतों को राजनीतिक पार्टियों का झूठा आईना बनाने के लिए बेच दे रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सारे ऐसे ऑफर आपको मिलते होंगे, इसलिए मैंने आपसे ये कि मैं छोटी छोटी बाइट बना करके दूँ, किसी की पब्लिसिटी करूँ, या एक बार बस इतना बोल दूँ कि आप इन्हें वोट दें। मैंने हमेशा मना किया, और चाहे मुझे इसके बदले प्रसिद्धि ना मिले, लेकिन मैंने कोशिश की कि जनता मुझे अगर पसंद कर रही है तो मुझे शायद ही मैं अपने नेताओं का सम्मान, राजनेताओं का सम्मान पूरा करती हूँ, लेकिन खास तौर पर अपनी कलम को मैं उनकी लिए नहीं चला सकती। मेरा ये मानना है मैं जनता के लिए चलाऊंगी, और जनता के सामने बैठ के जब हमारे राजनेता हमें सुनते हैं तो मैं उनके लिए भी अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, और मैं सबके लिए लिखना चाहती हूँ, केवल एक किसी पार्टी के लिए नहीं। चलिए, बिल्कुल। और जब आप आम जनता के लिए लिखेंगी तो अपने आप, क्योंकि राजनीतिक दल भी जनता की ही बात करते हैं, वो भी उनके हित की ही बात करते हैं, लेकिन आपने सही कहा कि एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो गया है। चलिए, हम चाहेंगे आखिरी में एक आप अपनी कोई एक और खूबसूरत कविता के साथ इस बिल्कुल मैं अपने परिचय की बात कह के आपके इस चैनल से विदा तो नहीं, लेकिन हाँ अभी इस इंटरव्यू को स्थगित करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, अपना परिचय देना चाहती हूँ कि ना मैं डर से निकलती हूँ। काफ़ी सारे विरोध गौरी मिश्रा ने झेले इस साहित्यिक क्षेत्र में आने के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जो मेरे से 30-35 साल से इस मंचों पे हैं, और मेरा जितनी जल्दी से आना हुआ, जितनी जल्दी मैं बड़े बड़े साहित्यकारों के सानिध्य में मुझे काव्य पाठ का मौका मिला, तो काफ़ी सारे विरोध मैंने झेले, काफ़ी सारे छल प्रपंच मैंने झेले, लेकिन मेरी माता ने हमेशा मुझे हिम्मत दी, और तब मैं उस हिम्मत के बाद मैंने कभी अपने आप को झुकने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। और जितनी सफलता है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि घुटन को छोड़ शहरों की तुम्हारे गांव आई है, मोहब्बत दूर से चल कर के नंगे पाँव आई है, जो पहुँची हूँ बुलंदी पे परेशान हो रही हैं सब, जली हूँ धूप में मुद्दत तो जाकर छाँव आई है। और ये भी मैं अपने लिए कहती हूँ, अपने लिए क्या, हर एक बेटी के लिए, कि ना मैं डर से निकलती हूँ ना मैं भय से निकलती हूँ, जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ, कि जिसकी बूंद भर ही चीर दे चट्टान का सीना, उसी गंगा की बेटी हूँ हिमालय से निकलती हूँ। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये थी गौरी मिश्रा जी, जिन्होंने न सिर्फ अपनी कविताएं सुनाई बल्कि गाने भी गाए, और एक सबसे अहम जो संदेश दिया कि हम अपने फौजियों का, अपने सैनिकों का सम्मान करें, अपने शहीदों के परिजनों का सम्मान करें, और उनके साथ भी दिवाली मनाएं। वाकई में बहुत अनुकरणीय ये विचार है, और अभी दिवाली आ चुका है, और हम चाहेंगे कि इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें और इसको अमल में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरी जी, हमसे बातचीत करने के लिए। दिवाली की शुभकामनाएं सभी को जी। इस चैनल की तरफ से मैं आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। पूरे उल्लास के साथ दिवाली मनाइए, किसी के भी कहने में मत आइए कि पटाखे मत फोड़ो, ये मत करो। जैसे मनती आ रही थी ना दिवाली, वैसे ही मनाइए, लेकिन इतना काम जरूर कीजिएगा, शहीद परिवार के, सैनिक परिवार के घर अगर आसपास में तो जरूर चले जाइएगा, गले मिलने के लिए, मिठाई बांटने के लिए। हैप्पी दिवाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन हम फिर मिलेंगे गौरी जी से। और इन्होंने जिस तरीके से कहा है कि कुमाऊनी, भोजपुरी और नागपुरी में भी ये लिखेंगी, तो हम चाहेंगे कि अगली बार जब आए हमारे पास तो आप वो भी जरूर सुनाएं। नमस्कार। जय हिंद।